Dear student, once again welcome to the YouTube channel of Aravali Senior Secondary School कठुआ। तो जो फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हम बात कर रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस के नियम के बारे में। तो उसमें हमने आपको 4 नियम बताए थे। पहला नियम तो था ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, यानी कि कर्म को क्या बनाते हैं, कर्ता। दूसरा जो नियम बताया था वो वर्ब संबंधी परिवर्तन था, वर्ब के बारे में बताया था, यानी कि अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। नोट लिखा था यदि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो, यदि वाक्य कंटिन्यूअस में हो तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस साथ में क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। तीसरा नियम बताया था एमबी थर्ड आती है हमेशा पैसिव वॉइस में। और चौथा नियम बताया था बाई लगाकर कर्ता को कर्म बनाते हैं। ये 4 नियम हमने बताए थे। तो पहले नियम में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी बताए थे कि नाउन का तो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस एक ही रहता है, लेकिन प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस में अंतर आता है। तो वो मैंने यहाँ आपको क्लियर बताए थे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, इट का इट होता है। तो यहाँ तक हमने बात की थी। अब बात आती है दूसरे नंबर के नियम की, वर्ब संबंधी परिवर्तन। तो वर्ब संबंधी परिवर्तन में मैंने बताया था आपको कि यदि वाक्य मतलब अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और यदि कंटिन्यूअस का है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग जोड़ देते हैं। अब इस चीज को तो वही जानेगा जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट इस बार टेंस की नॉलेज है, वो टेंस को पहचान पाएगा कि ये वाक्य जो है ये सेंटेंस इस टेंस में बना हुआ है, तो वो तो अगले टेंस को भी जानेगा, तो वो लगा पाएगा, अन्यथा नहीं लगा पाएगा। तो इसके बारे में अपन को देखना है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टेंसों की नॉलेज ही नहीं है। हालांकि करा चुके हैं, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, उस वजह से तो इसके बारे में अपने पास समाधान है। लेकिन फिलहाल अपन तीसरे टॉपिक पे और चौथे टॉपिक पे बात करके फिर दूसरे का क्लैरिफिकेशन अपन करेंगे। जैसे ही किल्ड ए स्नेक, ये वाक्य। अब इसमें अपन इस वाक्य को बनाएंगे तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा जो पहला नियम कहता है एक्टिव से पैसिव वॉइस का, वो ये कहता है ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, यानी कि कर्म को क्या बना दो, कर्ता। अब इसमें कर्म स्नेक है, तो इसमें इसको अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि नाउन है, नाउन तक का तो दोनों केस एक ही रहते हैं। तो यहाँ लिखा हमने जैसे ए स्नेक। इसके बाद हमारा नियम कहता है क्या लगा दो, अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब ये वाक्य, अब देखेंगे ये वाक्य कौन से टेंस का है। अब ये पता होना चाहिए कि इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, इसका मतलब सीधा सा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है। तो अब हेल्पिंग मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये वाक्य कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। अब पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट से अगला कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। उसने की हो गई यहाँ पे क्या, स्नेक वाज। दो नियम कंप्लीट, एक ये एक ये। तीसरा नियम हमारा कहता है कि मेन वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म। तो किल्ड की तो सेकंड और थर्ड एक ही होती है, तो स्नेक वाज किल्ड। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ और कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो, इस तरीके से। अब चौथे नियम, तीसरे नियम में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी थर्ड ही आएगी। चौथे नियम में भी कोई दिक्कत नहीं है, बाई लगा कर्ता को क्या बना देते हैं, कर्म। पर सबसे बड़ी बात इसमें आ रही है, फिलहाल तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसमें आ रही है कि इस चीज को अपन कैसे समझें। टेंसों की नॉलेज है, टेंसों के बारे में पता है, सेंटेंस को अपन पहचान पा रहे हैं कि भाई ये कौन से टेंस में बना हुआ है, तब तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो सेंटेंस पहचानने में नहीं आ रहा है, उसमें अपन क्या करें। तो उसके लिए आवश्यकता इस बात की है
कि देखिए उसका नियम मैं बताता हूँ आपको। जैसे दूसरे नंबर का नियम जो हमने बताया था कि अगले वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उस दूसरे वाले नियम को अपन यहाँ पे देखेंगे। एमबी की तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो देखिए एक्टिव और यहाँ पर है पैसिव। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में नियम नंबर 1, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में एम बी फर्स्ट दे रखी हो या एम बी फर्स्ट प्लस एस या ई एस दे रखी हो या डू या डज प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी हो, इन केसेस में जब अपन इसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे तो इन केसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या आएगी, इज, एम या आर। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पर ही बात करनी है, मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। तो अगर एम बी फर्स्ट दे रखी हो या एम बी फर्स्ट में एस ई एस लगा हुआ हो या डू या डज प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी हो, इन केसेस में अपन को जब पैसिव वॉइस अपन इसकी बनाएंगे तो सीधा सा इसकी हेल्पिंग वर्ब आएंगी कौन कौन सी, इज, एम या आर। अब बात तो वही निकल करके आई ना, केवल एम बी फर्स्ट भी काय में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एस ई एस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू या डज प्लस एम बी फर्स्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगला कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बात तो वही निकल करके आई, लेकिन फिर भी अगर उस तरीके से पहचान नहीं पा रहे तो इस तरीके से देख लेना, यदि किसी सेंटेंस में केवल एम बी फर्स्ट दे रखी है या यानी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या एम बी फर्स्ट में एस ई एस लगी हुई है या डू या डज प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी है, तो इन केसेस में अपन क्या लिखेंगे, इज, एम या आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे सेंटेंस अपन उदाहरण देकर के बताते हैं। जैसे मान लीजिए दे write a letter डेली, जैसे ये वाक्य मान लीजिए। तो अब इस वाक्य में अपन देखेंगे कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो पहला नियम है उसको अपन ध्यान देंगे। पहला नियम हमारा कहता है ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, कर्म को कर्ता बना दो, तो कर्म यहाँ पर ए लेटर है तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, ए। अब दूसरी बात आई इसमें कि जो अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो क्या दे रखी है, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सीधा सा यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा दो इसमें से, इज, एम या आर। तो अब सब्जेक्ट क्या हो यहाँ पे, ई लेटर, ई लेटर के हिसाब से क्या हो जाएगा, इज। क्या लगा दी यहाँ पे, इज, इस तरीके से। फिर एम बी थर्ड लगाएंगे, ये तो बाद के नियम है। खैर राइट रूट रिटर्न बाई लगाकर कर्ता क्या बना दो, कर्म, और ये हुई यहाँ पे एडवर्ब, लेटर इज रिटन बाय देम डेली। पर अपन को इससे, चलो इसके बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो इस पर फोकस करना है। क्या लगाया हमने, इज। एम बी की थर्ड हमेशा आती है, तीसरे नंबर का नियम। चौथा नियम कह रहा है बाई लगाकर कर्ता क्या बना दो, कर्म बना दो। इस तरीके से अगर वाक्य ऐसे नहीं होता, वाक्य इस तरीके से नहीं होता और वाक्य इस तरीके से होता मोहन buys a book डेली। अब इसमें भी वही तरीका है,
कर्म को करता हूँ, कर्म क्या है यहाँ पे ए बुक। अब यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब सीधा सा एम बी फर्स्ट में ऐसी दे रखी हो तो भी क्या लगाते हैं जैम। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, फ्लावर, इससे मतलब नहीं, यहाँ क्या हो गया ए बुक, तो यहाँ क्या लगाएंगे, फिर वही थर्ड, बाई की थर्ड हो जाएगी बॉट। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ, फिर कहता है कर्ता को क्या बना दो, कर्म। कर्ता क्या है यहाँ पे, मोहन, और ये एडवर्ब बस इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। डू या डज प्लस फर्स्ट दे रखी है तो भी एम आर नहीं लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है यदि किसी सेंटेंस में इज, एम या आर प्लस एम बी फर्स्ट में क्या जुड़ी हुई हो, आई एन जी, यानी वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो। यदि इज एम आर हेल्पिंग वर्ड दे रखी हो और साथ में एम बी फर्स्ट में आई एन जी जुड़ी हुई हो तो इसको जो पैसिव वॉइस अपन बनाते हैं इसके लिए अपन को हेल्पिंग वर्ब तो क्या लगानी पड़ेगी, इज, एम या आर ही लगानी पड़ेगी। लेकिन संग में क्या जोड़ देंगे, इसके साथ बीइंग जोड़ देंगे। इसके साथ क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। इज एम आर प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी दे रखी हो, यानी कि वही कंटिन्यूअस का हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और मैंने आपको बताया था उसमें नोट लिखा करके, यदि वाक्य किसी कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब साथ में क्या जोड़ देते हैं, बीइंग। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे लोकेश इज रीडिंग ए बुक। अब इस तरीके से वाक्य हुआ तो नियम हमारा पहला नियम क्या कहता है, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, कर्म को क्या बना दो, कर्ता। इसमें कर्म क्या है, ए बुक। ए बुक को क्या बनाएंगे, कर्ता, कर्ता की जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अपन ए बुक। दूसरा नियम हमारा कहता है यदि एज एम आर प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी दे रखी हो तो एज एम आर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये बुक के साथ भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, एज। हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से आएगी जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया है, पहले वाले के हिसाब से नहीं आएगी। तो ये बुक इज, साथ में क्या जोड़ दो, बीइंग। ये बुक इज बीइंग। तीसरा नियम कहता है मेन वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म, और रीड की तो तीनों ही फॉर्म क्या रहती है, रीड, रीड, रीड। चौथा नियम कहता है बाय लगाओ और कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो। इस तरीके से, तो इस तरीके से ये हो गया, ये दूसरे नंबर का नियम हो गया। भाई जब हमारा नियम कह रहा है, हमने उसमें भी नोट लिखा करके बताया था कि यदि वाक्य किसी कंटिन्यूअस में है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या जोड़ दो, साथ में बीइंग जोड़ दो पैसिव में। अब अगर कोई नहीं पहचान पा रहा है कि कंटिन्यूअस का है तो इतना तो देख ही सकता है कि इज एम आर लगी हुई हो और एम बी फर्स्ट में क्या लगी हुई हो, आई एन जी, तो हेल्पिंग वर्ब तो एम आर में से ही आएगी, लेकिन साथ में क्या जोड़ देना है, इसमें केवल बीइंग वर्ड जोड़ देना है। इस तरीके से ये दूसरे नंबर का नियम हो जाता है इसके अंतर्गत। इसी में तीसरा नियम कहता है यदि हैज या हैव प्लस एम बी थर्ड फॉर्म दे रखी हो, हैज या हैव प्लस क्या दे रखी हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज या हैव एम बी थर्ड, तो इसको जो अपन पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे तो इसका हो जाएगा हैज बीन या हैव बीन प्लस वही एम बी थर्ड फॉर्म।
यानी वही बात निकल कर क्या है, मैंने बताया था अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब हैज प्लस थर्ड दे रखी हो तो सीधा सा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है भाई। हैज प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, उनके साथ एम भी थर्ड आती है, तो हैज थर्ड दे रखा है तो इसका मतलब वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। और जब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट से अगले वाला टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन, प्लस एम भी थर्ड तो हमेशा आती है पैसिव वॉइस में। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे मोहित है completed his Mohit has completed the task। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब हमारा पहला नियम कहता है क्या, ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे द टास्क। दूसरा नियम कहता है यदि हैज है प्लस एम भी थर्ड दे रखी हो तो क्या लगाएंगे, हैज बीन, हैव बीन प्लस एम बी थर्ड, तो यहाँ दे रखी है ना हैज प्लस एम बी थर्ड। तो अब यहाँ पे द टास्क हो गया, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्या, हैज बीन, क्योंकि ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर था इसलिए इसके साथ है जा रही थी, अब ये भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी है जाएगी। तो द टास्क हैज बीन एम बी थर्ड, तो इसमें भी आएगी उसमें भी है, कंप्लीटेड। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ और बाई लगाकर कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो। तो मैंने बताया था आपको कि जो नाउन है वो तो सब्जेक्टिव केस में भी वही रहती है और ऑब्जेक्टिव केस में भी वही रहती है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हुआ ये तीसरे नंबर का नियम हो गया था। अब ये वही नियम निकल कर क्या रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो सी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग आ रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की निकल करके आ रही है। और अब चौथा आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसे वॉइस नहीं बनती है, हालांकि बनती है वो एक अलग मैटर है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो इतना समझेंगे फिलहाल कि किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसे वॉइस नहीं बनती है। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा नहीं इसमें, सीधा सा आपको ऐसे थोड़ी देगा कि साहब ये एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दे रखा हो और उसको आप पैसे में परिवर्तित करवाएगा, ऐसा आएगा नहीं। अब आया नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कह रहा है यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की क्या दे रखी हो, सेकंड फॉर्म, या फिर डेड प्लस एम बी फर्स्ट, या फिर डेड प्लस एम बी फर्स्ट, तो इसको जब अपन पैसे में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी कौन सी, वाज या एम बी थर्ड तो आएगी। और एम बी थर्ड की तो इसमें भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो तो नियम फिक्स है कि पैसे वर्ब में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, और इसलिए इसको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। फिलहाल तो अपन हेल्पिंग वर्ब पे बात कर रहे हैं। तो एम बी सेकेंड दे रखी हो या डेड प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी हो तो पैसे में परिवर्तन करने के लिए वाज या वर्ब प्लस क्या आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड तो आनी है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था, जैसे रोहित स्नैक, तो इसमें हमने देखा ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्नैक है, तो यहाँ लिखा हमने स्नैक। अब देखा हमने इसमें कोई हेल्पिंग वर्ड दे रखी है क्या, नहीं दे रखी,
नहीं दे रखी, क्या दे रखी है? केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब सीधा सा है, जिस वाक्य में केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो, तो उसमें अपन क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? वाज या वर। तो इसने के साथ आ जाएगी क्या यहाँ पे? वाज। तीसरा नियम कहता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो किल्ड भी सेकंड और थर्ड एक सी है। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ और कर्ता को क्या बना दो? कर्म बना दो। इस तरीके से अब बात तो वही निकल करके आई ना, एम भी सेकंड दे रखी है, इसका मतलब सीधा सा है वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट से अगला कौन सा आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? बाज और वर। तो बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत आई? इसी तरीके से हो जाएगा। जैसे और देखिए, अगर डेड प्लस फर्स्ट दे रखी हो, जैसे राजेश डिड नॉट ब्रिंग द टॉय। अब वही तरीका, पहला नियम ऑब्जेक्ट है जी सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द टॉय। अब देखेंगे क्या दे रखा है यहाँ पे? डेड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या डेड प्लस फर्स्ट दे रखी है तो सीधा सा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज या वर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी टॉय के साथ में? वाज। नॉट अपनी जगह पे आएगा। हमें तो केवल वो चार नियम बताएं वो लागू करने, इसके बाद में कोई चीज कहीं पर आ रही है उसको वहीं पे छोड़ दो। द टॉय वाज नॉट ब्रीक। ब्रीक की थर्ड हो जाती है ब्रीक, ब्रॉक, ब्रोकन। ब्रोकन। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ और कर्ता को क्या बना दो? कर्म बना दो। तो बाई राजेश। बताओ क्या दिक्कत है? इस तरीके से हो जाएगा। आई नहीं समझ में? वही है। अब ये इसमें डेड प्लस फर्स्ट दे रखी है, तो मैंने बताया था यदि डेड प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी हो तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? वाज या वर लगाएंगे। एम बी थर्ड तो हमेशा आएगी पैसिव वॉइस में, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया। बात वही निकल करके आएगी, एम बी सेकेंड भी पास्ट इंडेफिनिट में आती है, डेड प्लस एम बी फर्स्ट भी पास्ट इंडेफिनिट में आती है, और पास्ट इंडेफिनिट से अगला कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस होता है। तो सीधा सा इसमें पास्ट कंटिन्यूअस ही आएगी। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? वाज और वर। तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला नियम है पांचवा, यदि वाज या वर प्लस एम बी फर्स्ट में क्या दे रखी हो? आईएनजी, तो पैसिव वॉइस में क्या आएगी? वाज या वर प्लस बीइंग। एम बी थर्ड तो पैसिव में आएगी। तो वही निकल करके नियम आया ना, वाज वर प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी किस में दे रखी होती है? पास्ट कंटिन्यूअस में दे रखी होती है। और मैंने बताया था किसी भी कंटिन्यूअस का वाक्य हो तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर ही आ गई, साथ में क्या जोड़ दो? बीइंग। एम बी थर्ड तो आती है। इस तरीके से ये हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखेंगे यहाँ पे ऊपर, he was writing a letter। तो पहला नियम कहता है हमारा कर्म को क्या बना दो? करता। तो कर्म क्या है यहाँ पे? ए लेटर। ए लेटर को क्या बना दिया? करता। ए लेटर।
दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, यदि वाज वर्ब प्लस एमवी फर्स्ट में क्या दे रखी हो, आईएनजी, ये वाला नियम आ रहा है, वाज वर्ब प्लस एमवी फर्स्ट में क्या दे रखी है, आईएनजी, तो सीधा सा उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ये लेटर के साथ क्या जाएगा यहाँ पे वाज, लेकिन साथ में क्या जोड़ना है, बीइंग, तो ये लेटर वाज बीइंग। फिर नियम कहता है हमारा क्या लगा दो, तीसरा नियम का, दो नियम हो गए, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब वाला नियम हो गया। तीसरा नियम कहता है मेन वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म, तो राइट रोट रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, WRITTE, तो ये लेटर वाज बीइंग रिटन। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ, और बाई लगाकर कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो, तो यह कर्ता ही है तो ही का कर्म क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये अपना 5वां नंबर का नियम हो गया। ये केवल उन स्टूडेंट के लिए है जो टेंस नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते, टेंसों को पहचान नहीं पाते कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है या उससे अगला वाला टेंस कौन सा होगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। ऐसे स्टूडेंट के लिए जो उनको टेंसों के बारे में नॉलेज है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से अब बात तो वही निकल करके आई ना, मैंने लिखा था अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और यदि कंटिन्यूअस में है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब साथ में क्या जोड़ दो, बीइंग। तो देखिए ये पास्ट कंटिन्यूअस में था तो इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई, साथ में क्या जोड़ दिया, बीइंग। वही तो निकल करके आ रहा है सब कुछ। और केवल वही है ना जिनको टेंसों की नॉलेज नहीं है, जो टेंस सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन सी टेंस में, उनके लिए दिक्कत आती है थोड़ी सी। और जब टेंस करेंगे तो उसमें भी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। हालांकि फिलहाल तो मैं ये नियम बता ही रहा हूँ आपको। इससे अगला 6वां नियम जो है वो कहता है हमारा, यदि किसी सेंटेंस में हेड प्लस एमबी थर्ड दे रखी है, क्या दे रखी हो, हेड प्लस एमबी थर्ड, तो सीधा सा है हेड प्लस एमबी थर्ड आ रही है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट का है। और पास्ट परफेक्ट से अगला टेंस कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, एक होती है हैड बीन। अब हैड बीन आएगी, एम बी थर्ड तो आती है पैसे बाजू, उसकी तो लिखने की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं। तो यदि हेड प्लस एम बी थर्ड दे रखी हो तो यहाँ पर हेड बीन प्लस एम बी थर्ड ही आएगी। भाई वही है ना, पास्ट परफेक्ट में आएगा हेड, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हेड प्लस थर्ड दे रखी है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट का हो गया। और पास्ट परफेक्ट से अगला कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेड बीन। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, हेड बीन लगा देंगे। इस तरीके से जैसे उदाहरण से समझेंगे। He had finished the work. He had finished the work. तो वही नियम, सबसे पहला नियम कहता है ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। द वर्क को क्या बनाया, सब्जेक्ट, द वर्क। अगला नियम कह रहा है यदि हेड प्लस एमबी थर्ड दे रखी हो, ये हेड प्लस एमबी थर्ड, हेड प्लस एमबी थर्ड दे रखी हो तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हेड भी लगा देते हैं। तो हेड बी। फिर नियम कहता है एमबी क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म। तीसरा नंबर का नियम क्या कह रहा है, एमबी थर्ड लगाओ। अब ये फिनिश्ड तो ऑलरेडी थर्ड है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ और कर्ता को क्या बना दो, कर्म। अब यहाँ कर्ता क्या है, ही,
तो मैंने आपको बताया था पहले, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। इस पर विशेष ध्यान रखना, यानी कि नाउन का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस वही रहता है सेम, लेकिन प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस में अंतर आता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, अब आज भी बताया है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और इट का नेम में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं। इस तरीके से ये क्या हुआ, ये हमारा नियम नंबर हो गया 6वां। यानी बात तो वही निकल करके आई ना, हेड प्लस सेमी थर्ड देयर केस का मतलब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का है, और पास्ट परफेक्ट से अगला कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर साथ में नियम पे देखें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है आपके स्तर के हिसाब से कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आप तो इतना समझेंगे कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, यानी कि कभी इस तरीके से वाक्य आपको नहीं दिया हुआ आएगा पेपर में कि वो किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखा हो एक्टिव वॉइस और आपसे कहें कि आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। तो इस पर आपको ज्यादा सोचने विचारने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ तक हमने देखेंगे कि दो टेंस हुए हमारे, यहाँ तक प्रेजेंट हो गया, क्योंकि भाई अपने टेंस 12 हैं टोटल, 12 में से केवल 4 तो कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ दो, ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनेगी, ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनेगी, और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनेगी। 3 तो ये निकल गए। उसके बाद एक फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस भी नहीं बनती है। इस तरीके से हमारे टेंस कितने रह गए, 8 टेंसों की बनती है। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट पूरा हो गया, प्रेजेंट के 3 हो गए, और यहाँ पर पास्ट के भी 3 हो गए। नियम वही निकल करके आ रहा है, एक लाइन का नियम है, लेकिन अगर आपको टेंसों की नॉलेज है, आप टेंस जानते हैं, तो नियम वही निकल करके आ रहा है कि अगर अगले वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगाओ, और यदि वाक्य कंटिन्यूअस का है तो उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लगा दो, बीइंग। एक लाइन का नियम है, अगर टेंस में जान रहे हो तो। तीसरा नियम कहता है मेथड लगाओ, चौथा नियम कह रहा है भाई अगर करता क्या बना दो कर। पर प्रॉब्लम इस वजह से इतना एलाबोरेट करना पड़ रहा है, इतना बताना इसलिए पड़ रहा है कि टेंसों की नॉलेज ही नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ इस स्तर पर आकर के आप लोगों को टेंसों की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो खैर कोई खास बात नहीं है। इस टॉपिक के बाद या आपने देखेंगे उस हिसाब से अगला टॉपिक या कोई भी टॉपिक अपन टेंसों का भी कराएंगे। फिलहाल पहले जो है ना क्लास में टेंस इसीलिए नहीं लिए क्योंकि एक उम्मीद करते हैं कि 10th लेवल पर, क्योंकि 12th में तो ग्रामर है ही नहीं, 10th लेवल पर तो ये उम्मीद की जाती है कि भाई आपको टेंसों की नॉलेज होगी। इस वजह से टेंसों कराना ज़्यादा उचित नहीं समझा। तो इस तरीके से ये हमारे 6 नियम हमने यहाँ पर आपको बताए। ये प्रेजेंट के हो गए तीनों, और ये तीनों किसके हो गए, पास्ट के, क्योंकि इसमें से पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, इसमें से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब नियम निकल करके अब आता है हमारा कौन सा, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी अगला नियम देखेंगे। सातवां नियम, सातवां नियम देखेंगे। यदि किसी सेंटेंस में विल या शैल प्लस एमबी फर्स्ट दे रखी हो, विल या शैल प्लस एमबी फर्स्ट दे रखी हो, तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे विल बी या शैल बी प्लस मेन वर्ब की वो तो थर्ड आएगी। अपन तो हेल्पिंग वर्ब पर बात कर रहे हैं, तीसरा नंबर तो हेल्पिंग मेन वर्ब तो थर्ड आनी उसको तो लिखो वो चाहे मत लिखो, वो तो थर्ड है, फाइनल है। तो विल या शैल प्लस एम बी फर्स्ट दे रखा हो तो विल बी या शैल बी प्लस क्या आ जाएगी, एम बी की थर्ड फॉर्म। जैसे आई शैल
डू दिस, ये वाक्य है, आई शैल डू दिस। इनको आप उतार लेंगे, इन सारे नियमों को कॉपी में उतारेंगे, चाहे आपको टेंसों की नॉलेज हो चाहे नहीं। एक वाले को उतारने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आई शैल डू दिस। तो पहला नियम कहता है कर्म को क्या बना दो, कर्ता। तो कर्म क्या है यहाँ पे, दिस वर्क। तो दिस वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क। दिस वर्क और क्या दे रखा है, सेल प्लस एम बी फर्स्ट, सेल प्लस एम बी फर्स्ट। तो नियम कहता है कर्म को कर्ता बना दो और सेल प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी हो तो सेल बी या विल बी हो जाएगा। अब यहाँ आई के साथ सेल आता है, अन्य सब्जेक्ट के साथ विल आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस वर्क विल बी। तीसरा नियम कहता है एम बी थर्ड लगा दो, डू है तो डू की थर्ड हो जाएगी डन। चौथा नियम कहता है भाई कर्ता को क्या बना दो, कर्म। हालांकि इसके बारे में अभी बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट को, फिलहाल तो आप ये समझो। तो दिस वर्क विल बी डन बाई मी, और ये भी यहाँ तक भी सही है, दिस वर्क विल बी डन, ये भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझो, मैं बताऊंगा कि कौन कौन अलग से नियम बता दूंगा कि भाई इन चीजों को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रखते हैं। दिस वर्क विल बी डन, इस तरीके से। तो इस क्लास में यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद एक तो फ्यूचर का रह रहा है, और कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाए जाते हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।